पुलिस स्टेशन में ससुराल। ये कहानी है लखनऊ में रहने वाले राम तिवारी जी की, जो पुलिस विभाग से ससम्मान रिटायर हो चुके हैं। अपने समय में थाना प्रभारी रहे तिवारी जी की तूती बोलती थी यमुनानगर थाने में। मुजरिम, जेब कतरे, ठग, चोर सब उनके नाम से कांपते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय की मार पड़ी और तिवारी जी की उम्र ढल गई और विभाग ने रिटायरमेंट देकर उन्हें घर बिठा दिया। लेकिन कहते ना, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। अब जीवन भर चोर लुटेरे पकड़ते पकड़ते तिवारी जी की हालत ऐसी हो गई कि वो सभी को शक की नजर से देखते हैं। सुबह 5 बजे। अरे रामू, आ गया तू? नमस्कार बाबूजी, जल्दी से दूध ले लीजिए, अभी मुझे बहुत सारे घरों में दूध पहुंचाना है। अच्छा रामू, एक बात बता, कितनी भैंस है तेरे पास? 2 भैंस है मालिक। कितना दूध दे देती है दोनों मिलकर? 15 लीटर तो दे ही देती है मालिक। अच्छा, और मोहल्ले में कितने घरों में दूध देता है तू, और कितना कितना दूध देता है? अरे बाबूजी, हमारी कोनो भैंस या गायब ना हुई है जो आप रपट लिखने लगे सवेरे सवेरे। अरे हम कह रहे कि जल्दी से दूध का बर्तन लेकर अपना दूध ले लीजिए, हमको जाने दीजिए। सुबह सुबह का समय है और आप हमारी FIR लिखने बैठ गए। अरे जितना कह रहा हूं उतना जवाब देना। बाबूजी 2 लीटर दूध देते हैं और मोहल्ले में 10 घरों में दूध जाता है। और कुछ पूछना है क्या आपको? बस मिल गया सुराग। बहू, कल से इस रामू का दूध बंद करते हैं। हमें इस मिलावटखोर से दूध नहीं लेना। अरे बाबूजी, लेकिन हमने ऐसा कह दिया कि हम दूध में मिलावट करते हैं? अरे गंगा की तरह पवित्र दूध आ रहा है आपके घर में और आप मिलावट की बात कर रहे हैं। तेरी भैंस 15 लीटर दूध देती है और तू हमारी कॉलोनी में 20 लीटर दूध बांट रहा है। ये बता, बाकी का 5 लीटर दूध कहां से आ रहा है? इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 5 लीटर पानी मिलाकर लाता है तू, और हमको ऐसा वैसा समझे हो का? थाना प्रभारी थे हम, अभी थाने में फोन मिलाओ, मेरे नाम से अभी भी कांपते हैं लोग। अभी खड़े खड़े तुझे घर से उठवा लूंगा। धोखाधड़ी करता है, मिलावट करता है, भोले भाले लोगों को धोखा देता है। अरे भाभी जी माफ करिए हमको, आपके ससुर जी तो सठिया गए हैं। थोड़ी देर और यहाँ में रुका ना तो टेंशन में ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा हमारा। यहाँ तो एक के बाद एक इतने सवाल दाग देते हैं कि इंसान ने जो काम ना भी किया हो ना वो हड़बड़ाहट में कबूल कर ले। और बाबूजी, ये 5 लीटर एक्स्ट्रा दूध हम अपनी गैया का लेकर आते हैं। आपने हमसे सिर्फ भैंस के बारे में पूछा था, गाय के बारे में नहीं। मिलावट हम नहीं करते, लेकिन हाँ, इस बात की कसम जरूर खाते कि आज के बाद आपके घर दूध देने नहीं आएंगे। जय राम जी की। हमारा ये सब तैयार रखना भाभी जी, शाम को पैसे आकर लेकर जाएंगे। अरे बाबूजी, क्या जरूरत थी आपको सुबह सुबह घर में पुलिस थाना खोलने की? पूरे एरिया में रामू से ईमानदार कोई दूध वाला नहीं है और आपने बिना बात उसके साथ पंगा ले लिया। अपनी जुबान का पक्का है वो, अब हमारे घर दूध नहीं देगा चाहे जो हो जाए। अरे बहू, काहे चिंता करती हो? अभी फोन कर देता हूं मैं थाने में। हवालदार 2 डंडे लगाएगा ना, इसके तो फरिश्ते भी हमारे घर दूध देने आ जाएंगे। बाबूजी, आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए। आखिर किस किस को डंडे पड़वाएंगे आप? वो बेगुनाह आदमी है, उसकी गलती क्या है? किस जुर्म में डंडे खाएगा वो? हद होती है भाई, नौकरी खत्म हो गई, रिटायर हो गए अब आप। अब ये इन्वेस्टिगेशन करना बंद करिए और लोगों को सुकून से जीने दीजिए। अरे बहू, तुम अभी जानती नहीं हो इन मुजरिमों को। हमने दुनिया देखी है। ये भोले भाले चेहरों के पीछे सबसे शातिर मुजरिम छुपे होते हैं और हमारा तो काम ही है उन शातिर मुजरिमों को ढूंढ कर निकालना। सुनते जी, बड़ी मुश्किल से इस रामू को दूध लाने के लिए मनाया था, तुम्हारे बाबूजी ने इसे भी भगा दिया। घर पर कोई दूध देने नहीं आएगा, अब आपको डेयरी पर जाकर दूध लाना पड़ेगा। क्यों परेशान करती हो बहू मातों को? मैं खाली ही तो रहता हूँ, तो चिंता मत कर, कल से मैं दूध ला दिया करूंगा। अरे नहीं बाबूजी, आप हाथ जुड़वा लीजिए। अब आप आराम से घर में बैठिए, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इस रामू को तो भगा ही चुके हैं आप। दुकान पर दूध लेने जाओगे ना तो उसकी भी दुकान बंद करवा दोगे। हम विनती करते हैं, ये पुलिस स्टेशन बंद करके अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए। अपनी हॉबीज वगैरह करके मन बहलाने की कोशिश कीजिए ना पापा। अरे बेटा, 30 साल, पूरे 30 साल मैंने छोटे बड़े केस सुलझाने में बिताए हैं। अब तो ये समझ ले मेरी हॉबी भी यही है और टाइम पास भी यही है। अरे बाबूजी, दूसरों की जिंदगी में छानबीन करने से अच्छा है आपको जो अनुभव है ना उनका इस्तेमाल करके कोई अच्छा जासूसी नॉवेल लिख डालिए। नाम भी हो जाएगा और पैसे भी कमाएंगे। अरे आपकी जानकारी को सही जगह पर लगाइए। उटपटांग हरकतें करने से कोई फायदा नहीं है। अभी इस उम्र में लेखक बनना ही बाकी रह गया मेरे लिए। मुझे कोई किताब नहीं लगती है, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। अगले दिन दोपहर 2 बजे। अरे बाबूजी, कहाँ चले गए? दोपहर के 2 बज रहे हैं, इतनी तेज धूप है।
बाहर आंगन में पैर भी नहीं रखा जा रहा। अरे बहू क्यों शोर मचा रही है? छत पर हूं मैं, आ रहा हूं थोड़ी देर में। तो खाना टेबल पर लगा। आधे घंटे बाद बाबूजी छत से नीचे उतरते हैं। हाथ हो गई बाबूजी, 2 बजे भरी दोपहर में आप छत पर क्या कर रहे थे? हमारे बगल में जो सक्सेना जी रहते हैं ना, उनकी बेटी के ऊपर मुझे शक है। तुम देखना पक्का किसी लड़के के साथ इसका उठना बैठना है। आजकल की लड़कियों को लगता है मुंह पर कपड़ा बांध कर रखने से इंसान की पहचान बदल जाती है। अरे शातिर नजरें हैं मेरी। भेस बदल कर भी मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए ना कोई, उसे भी चुटकियों में यूं पकड़ सकता हूं मैं। तो क्या कल जो आप सवेरे सवेरे किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर निकले थे, वो जरूरी काम यही था? और नहीं तो क्या। कल मैंने ऑटो लेकर पूरा दिन सक्सेना की लड़की के ऊपर नजर रखी है। ये क्लास जाना सब बहाना है। कॉलेज बंक करके उस लड़के के साथ पूरा दिन घूमती है। ये सब छोड़िए बाबूजी, आप बस ये बताइए, उसने तो आपको नहीं देखा ना? बिना बात बवाल हो जाएगा। मैं कहती हूँ आपको क्या फर्क पड़ता है? सक्सेना जी की लड़की किसी के साथ भी शादी करे या उसके साथ भाग जाए। सक्सेना जी ने आपसे मदद मांगी है? नहीं ना, उनकी बेटी है, वो संभाल लेंगे, आप छोड़ दीजिए ना। अरे बेटा, मैं जिम्मेदार ऑफिसर हूँ। ऐसे ही गलत होते हुए देखकर आंखें बंद कर लूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर तुम्हारे जैसे सिविलियन ही शिकायत करते हैं कि पुलिस वाले अपराध को रोकने की कोशिश नहीं करते। अरे बाबूजी, किसी लड़के के साथ घूमना कब से अपराध हो गया, आप ही बताइए। जाने दीजिए ना ये सब, आप बस खाना खाइए। खाना खाने के बाद एक बात बताइए पापा, सब्जी वाले बिरजू को कुछ कहा है क्या आपने? अरे मैं क्यों कुछ कहने लगा उसे, लेकिन 1 नंबर का चोर है। उसमें कहने सुनने जैसी बात ही क्या है? अब आपने कौन सी चोरी करते देख लिया उसको? आपको पता भी है आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कॉलोनी में सब लोग कितने परेशान हैं। कल कॉलोनी का सेक्रेटरी मुझसे आपकी शिकायत कर रहा था, कह रहा था आपकी वजह से कोई सब्जी वाला कॉलोनी के अंदर अपना ठेला लेकर घुसना नहीं चाहता। अरे बेटा, 1 नंबर के चोर है सबके सब। तुझे पता है, मंडी से 1.5 गुना दामों पर सब्जी बेचता है वो सब्जी वाला। और चलो दाम को एक बार फिर भी छोड़ दो, उसके तराजू में भी गड़बड़ है। अरे रंगे हाथों पकड़ लिया कल मैंने उसे हेरा फेरी करते हुए, इसीलिए कॉलोनी में आने से मना कर रहा है वो। अभी भी तुम्हारे बाबूजी पूरी बात नहीं बता रहे। सब्जी वाले को पहले इन्होंने 2-4 जोरदार तमाचे लगाए, उसके बाद उसका ठेला थाने में जब्त करवाने की धमकी दी, फिर उससे मुफ्त में 4 किलो सब्जी और 2 किलो फल रखवाए, और तब जाकर उसे मोहल्ले में दोबारा न आने की धमकी देकर जाने दिया। पुलिस वालों का काम करने का अपना एक तरीका होता है। तुम लोग बीच में नाक मत घुसाया करो। मुझे अपना काम करने दो, मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। कल के बच्चे हो, तुम मुझे मेरी ड्यूटी सिखाओगे क्या? अरे पापा, आपकी ड्यूटी कब की खत्म हो चुकी है, रिटायर हो गए अब आप। चौकी प्रभारी राम तिवारी नहीं रहे, रिटायर्ड ऑफिसर राम तिवारी है। अपने सच को स्वीकार क्यों नहीं करते आप? जाने दीजिए ना, आप खाना खाकर अपने काम पर जाइए। बाबूजी को ये सब समझ में नहीं आने वाला। अगले दिन दोपहर के समय बहू राधिका घबराती हुए अपने पति को फोन करती है। सुनो, मुझे लगता है हम दोनों ने बाबूजी को कल रात कुछ ज्यादा ही बोल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी बात से नाराज होकर वो घर छोड़कर चले गए? अरे तुम एक बार शैलजा को फोन करो ना, हो सकता है उसे बताकर गए हो। पति की बात सुनकर राधिका जल्दी से ननद शैलजा को फोन लगाती है। कहाँ हो तुम? कॉलेज में हूँ भाभी, क्या हुआ? अरे तुम्हें बाबूजी ने कुछ बताया था क्या? उन्हें कहीं जाना है आज? नहीं तो भाभी, मुझे तो बाबूजी ने ऐसा कुछ नहीं बताया। क्या हुआ, बाबूजी बिना बताए कहीं चले गए क्या? अरे पता नहीं कहाँ चले गए बाबूजी, काफी देर से पता ही नहीं चल रहा। समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो वो लंच के समय खुद ही लौट आते हैं, लेकिन आज पता नहीं कहाँ रह गए। कुछ देर बाद तिवारी जी के बेटे के पास किसी का फोन आता है और उसके बाद वो दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। मेन रोड के पास तिवारी जी ने कई सारे लोगों को रोक रखा था और उन्हें न जाने क्या समझा रहे थे। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग कब से आपका लंच के लिए वेट कर रहे हैं। बेटा देख रहे हो तुम आजकल के यूथ की हालत? ये है हमारी नौजवान पीढ़ी। ना तो इन्हें अपनी सेफ्टी का ध्यान है, ना ही सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की। हेलमेट नहीं लगा रखा, बोलो किसी ने कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगा रखी। 20-30 साल पहले जब लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, तब उनको ये बात समझाते हुए ठीक लगता था, क्योंकि उन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं पता थी। लेकिन तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम्हें तो सेफ्टी का मतलब पता होना चाहिए। अरे पापा चलिए ना, आप हेलमेट न लगाने वालों के चालान काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस है ना, आप क्यों परेशान होते हो? क्या जरूरत पड़ी है आपको ये सब करने की? बेटा मैंने तुझे पहले भी बताया है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपराध होते हुए नहीं देख सकता।
माधव किसी तरह समझाकर अपने पिताजी को घर लेकर आता है। अरे अंकल जी, काहे को परेशान करते हो अपने बच्चे को? आप बेचारे कितने घबरा जाते हैं। कहीं जाना होता है तो बोलकर जाया करो ना। बेचारी मेम साहब पूरे मोहल्ले में आपको ढूंढती घूम रही थी। ये छोड़, तू बता शांता, 202 नंबर वालों के यहाँ काम करने के लिए तू ही जाती है ना? हाँ जाती है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे ले? ऐसा है कि हम लोग खाना खा ले, उसके बाद मेरे साथ तू भी उधर ही चल दे। 202 नंबर वाले वर्मा जी ने बताया कि उनके घर से एक मोबाइल फोन चोरी हुआ है। मोबाइल फोन चोरी हो गया? ऐसे कैसे चोरी हो गया? सवेरे तो मैं उनके यहाँ काम करके गई थी, तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वही तो, ऐसे कैसे घर में से मोबाइल फोन चोरी हो गया? केस की तफ्तीश की जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तू भी मेरे साथ उनके यहाँ चलेगी। एक मिनट, आपकी कहने का मतलब क्या है? आप मेरे पे शक कर रहे हैं क्या साहब? जब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, मेरे शक के घेरे में तुम भी हो, इसलिए ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चुपचाप उनके यहाँ चलो, उसके बाद मैं तफ्तीश शुरू करूंगा। काम करते करते सारी उम्र बीत गई ली मेरी, अब बुढ़ापे में मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे ले आप। ठीक है, मैं चलेगी आपके साथ। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरेगी थोड़ी ना। लेकिन एक बात आप भी सुन लो, आपको बहुत शौक चढ़ा है ना थानेदार बनने का। अगर मैं चोर नहीं निकली तो अपने लिए दूसरी नौकरानी का इंतजाम कर लेना। आपके जैसे सन की बूढ़े के यहाँ मैं नहीं काम करने वाली। अरे शांता मौसी, आप क्यों बाबूजी की बात का बुरा मानती हो? आपको पता है ना बाबूजी की आदत। अरे तो बांध के रखो ना अपने बाबूजी को। सड़क चलते लोगों को काटता घूमता है तुम्हारा बाबूजी। मैं किसी की फालतू बात बर्दाश्त नहीं करती मेम साहब। आखिरकार वही हुआ जो होना था। वर्मा जी ने थोड़ी देर में फोन करके बता दिया कि मोबाइल वो अपनी छत पर रखकर भूल गए थे और उन्होंने बिना बात ही फोन की चोरी होने का शोर मचा दिया। शांता खा जाने वाली नजरों से तिवारी जी को देख रही थी। बेचारी राधिका के हाथ पैर जोड़ने के बाद भी शांता रुकने के लिए तैयार नहीं हुई और इस तरह घर के कामों में मदद के लिए आ रही इकलौती काम वाली भी काम छोड़कर चली गई। मैं बता रही हूँ तुम्हें माधव, इस घर में ना अपने बाबूजी के साथ तुम अकेले रह जाओगे। मैं भी ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। 2-4 दिन में मैं भी घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे परेशान हो गई हूँ, इस घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता। जब तक बाबूजी नौकरी करते थे कितना सुकून था इस घर में। पूरा दिन बाबूजी थाने में रहते थे और हम अपनी जिंदगी सुकून से जी रहे थे। जिस दिन से बाबूजी रिटायर होकर घर में बैठ गए, हमारी तो जिंदगी में ग्रहण लग गया। सब्जी वाला, दूध वाला, काम वाली सबको भगा दिया तुम्हारे बाबूजी ने। सारा काम मुझे करना पड़ता है। तुम्हें पता है, आसपास के किसी स्टोर में ऑनलाइन कोई सामान ऑर्डर कर दो ना तो वो हमारा एड्रेस देकर सामान देने से इनकार कर देते हैं। ब्लैक लिस्टेड हो गया है पूरे एरिया में और सिर्फ तुम्हारे बाबूजी की हरकतों की वजह से। और अब कहाँ चले गए तुम्हारे बाबूजी? मिल जाए ना तो जाकर बोल देना चाय बन गई है, आकर चाय पी ले, वरना समय पर चाय ना मिलने की FIR लिखा देंगे मेरे नाम की। बाबूजी, ये खिड़की पर दूरबीन लगाकर क्या देख रहे हैं आप? बेटा, आजकल मैं सुनीता के केस पर काम कर रहा हूँ। कौन सुनीता? उस सामने वाली गली में जो रहती है, क्या हुआ उन्हें? अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, चिंता मत करो, कुछ ही दिन में खुलासा हो जाएगा। उसका पति दूसरे शहर में नौकरी करता है। मैंने अक्सर एक आदमी को उसके घर आते जाते देखा है। मुझे पूरा शक है कि ये उसके साथ भागने की तैयारी कर रही है। अरे बाबूजी, क्या जरूरत है ये सब करने की आपको? ये दूरबीन लगाकर आप उसे देख रहे हैं क्या? बेटा, इस खिड़की पर बैठकर सुनीता का दरवाजा बिल्कुल साफ नजर आता है। मैं उसका घर से बाहर जाने का, वापस आने का टाइम, सारी एक्टिविटीज नोट करता हूँ। पूरा पैटर्न तैयार कर लिया मैंने। बहुत जल्द कातिल का खुलासा करने वाला हूँ। कातिल? अब मेरा मतलब है आशिक का खुलासा करने वाला हूँ। अरे बाबूजी, चलिए आप चलकर चाय पी लीजिए। ये उम्र आपकी राम नाम जपने की है। अब क्या कॉलोनी से भी धक्के मारकर बाहर निकलवाएंगे आप हम लोगों को? माधव अपने पिताजी को समझा रहा था, तभी नीचे बहू के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। जल्दी चलो बाबूजी, लगता है कुछ हुआ है, राधिका चिल्ला रही है। बाबूजी और माधव दौड़ते हुए बहू राधिका के पास पहुंचते हैं। अरे बाबूजी, गजब हो गया, ये देखिए। शाम की 6 बजे तक जब शैलजा कॉलेज से लौट कर नहीं आई तो मुझे उसकी चिंता होने लगी। मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं उसके कमरे में गई तो वहां पर उसकी ये चिट्ठी पड़ी हुई मिली। वो कॉलेज गई ही नहीं है, किसी नास पिटे हरीश के साथ भाग गई है। अरे नाक कटा दी उसने हमारी पूरी कॉलोनी में। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हम। बाबूजी, आप पूरी कॉलोनी के केस सॉल्व करते फिरते हैं। किसकी बहन, बहू, बेटी कब आती, कब जाती, किसने हेलमेट लगाया, किसने चप्पल पहनी, सब पता रहता है आपको। बस अपनी बेटी का पता नहीं चला कि बहू कहाँ क्या गुल खिला रही है। मैं ये पूछ रही हूँ, ये हरीश है कौन? अरे मुझे क्या पता कौन है ये हरीश।
तुम पूरी चिट्ठी पढ़ो ना, अब सर पिटने से थोड़ी ना कुछ होगा। हमें तो लग रहा है वाकई ये मोहल्ला छोड़कर ही जाना पड़ेगा। एक तो पहले तुम्हारे बाबूजी ने कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ा, और रही सही इज्जत तुम्हारी बहन ले डूबी। भगवान, ये कैसे खानदान में शादी करवा दी मेरी। और बाबूजी, अब आप करते रहिए पड़ोसियों के केस सॉल्व, आपके घर का केस अनसॉल्व रह जाएगा। अरे बाबूजी, शैलजा ने तो लिखा है वो हमारे अखबार वाले हरीश के साथ घर छोड़कर जा रही है। अरे सारी दुनिया में उसे ये न्यूज़पेपर बांटने वाला हरीश ही मिला था। एक बात बताइए बाबूजी, ये दूध वाला, सब्जी वाला, इलेक्ट्रिशियन, सबके ऊपर शक होता था आपको? सबकी जन्म कुंडली निकाल के घूमते थे आप। वो न्यूज़पेपर वाला ही बहुत अच्छा लगता था ना आपको। खूब 2-2 घंटा बैठकर चाय नाश्ता कराते थे आप उसे। देख लिया आपकी ऑब्जर्वेशन का कमाल। अब तो पता लग गया ना आपको कि कितने बढ़िया पुलिस वाले हैं आप। शैलजा के घर छोड़कर चले जाने के कारण पूरे घर में मानो भूचाल आ गया था। सभी लोग शैलजा की खोजबीन में जुट गए थे। और इधर तिवारी जी, उन्हें भी समझ में आ गया था कि घर को घर ही बने रहने देना चाहिए, पुलिस स्टेशन बनाने से कोई फायदा नहीं होता। अंकिता बहुत ही सीधी बहू थी। वो हमेशा ही पढ़ाई में लगी रही और बस 20-21 की हुई कि उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। वो अपनी सास नीलिमा को अपनी माँ ही मानती थी। सारा दिन बस उनसे बातें करते रहना और उनका ख्याल रखना। चाय बना लो अंकिता, शाम हो गए। अरे आप सिर्फ चाय थोड़ी ना पियेंगी, मैंने पकोड़े भी बनाकर रखे हैं, अभी लाती हूँ। वो फटाफट चाय पकोड़े लाकर उसे देती है। थोड़ी ही देर में उसका बेटा समर ऑफिस से आता है। नीलिमा अंकिता को फिर से आवाज लगाती है, अरे अंकिता, चाय पिलाओ भाई, बड़ी देर हो गई। अंकिता समर के लिए वापस चाय बनाने चली जाती है और चाय लेकर आती है। अरे सिर्फ मेरे लिए? माँ की कहाँ है? अंकिता नीलिमा की तरफ देखती है कि वो बोलेगी कि उसने पी ली है, पर वो तो कुछ और ही बोलती है। अरे कोई बात नहीं, अगर नहीं बनाए मेरे लिए तो रहने दो। समर अंकिता को गुस्से से देखने लगता है कि उसने उसकी मम्मी के लिए चाय नहीं बनाई। वो अपनी आधी चाय नीलिमा को देता है। अंकिता इतनी भली होती है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या। वो यही सोचती है कि उम्र हो गई है, उनको याद नहीं होगा कि वो चाय पी चुकी हैं। अंकिता बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे रोज के कामकाज में लग जाती है। अगले दिन अंकिता अपने कमरे से देखती है कि जैसे ही समर का ऑफिस से आने का टाइम होता है, नीलिमा पुरानी साड़ी पहनकर किचन में लड्डू बनाने लग जाती है। अरे इनको क्या हुआ? अच्छी खासी पलंग पर लेटी हुई थी सुबह से, अचानक से उठकर काम करने क्यों लगी? मैं अभी तो सारा किचन साफ करके आई हूँ। वो नीलिमा के पास जाती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? अरे कुछ चाहिए नहीं, सोचा लड्डू बना लूं। पर अचानक से, अभी तो आप लेटी हुई थी। हाँ बस ऐसे ही। अंदर ही अंदर नीलिमा जानती थी कि वो अपने बेटे को ये दिखाना चाहती थी कि उसकी माँ सारा दिन काम में लगी रहती है। होता भी वही है। थोड़ी देर में समर आ जाता है। वो अपनी मम्मी को काम करते देखता है और सीधा अंकिता के पास जाता है, जो फोन लेकर बैठी थी। उसे अपनी सास की चालाकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अंकिता, चाय बना दो। अरे रहने देना बेटा, उससे मत बुला, वो सो रही होगी, मैं ही बना देती हूँ। बस लड्डू भी बनने ही वाले हैं। ये देखकर समर का पारा चढ़ जाता है। यहाँ मेरी मम्मी काम कर रही है और तुम यहाँ फोन में लगी हो। अंकिता बिल्कुल समझ नहीं पाती कि अचानक से क्या हो गया। वो अभी तो सारा काम करके अंदर आई थी और सास तो लेटी हुई थी। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली से बात कर रही होती है। तभी बातों बातों में वो पूरा वाकया अपनी सहेली को बताती है। उसकी सहेली कहती है कि देख, तेरी सास नीलिमा बहुत चालाक है और वो जानबूझकर अपने बेटे के सामने काम करने लग जाती है। उन दोनों की बातें खत्म होती है तो अंकिता को भी अपनी सहेली की बातें सही लगने लगती है। वो सोचती है कि अपनी सास को एक बार परखना तो पड़ेगा ही। वो सारा दिन काम में लगी रहती है, बहुत सारा सामान नाश्ता बनाती है, घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है। बस समर के आने से पहले कमरे में चली जाती है और नीलिमा जो सुबह से लेटी हुई थी, बाथरूम में जाकर धुले हुए कपड़े फिर से धोने बैठ जाती है और रसोई में बड़ी सी कढ़ाई चढ़ा देती है। अंकिता भी उससे ज्यादा बड़े कपड़ों का ढेर लेकर बैठ जाती है। समर आता है, दोनों को देखता है और किसी को कुछ नहीं कहता। नीलिमा अंकिता को घूरने लगती है और सब काम छोड़कर वापस सोने चली जाती है। पर अब अंकिता को नीलिमा का गेम समझ में आ चुका था। एक दिन समर ऑफिस से जल्दी घर आया तो देखता है कि उसकी माँ तो आराम से सो रही है और अंकिता किचन में लगी हुई है। वो अपने लिए चाय बनाने को बोलता है और कमरे में चला जाता है। नीलिमा को पता ही नहीं था कि समर घर आ चुका है। जैसे ही रोज का समर का ऑफिस से आने का टाइम होता है, वो फौरन रसोई में घुस जाती है और स्लैब साफ करने लगती है।
इस बार समर देख लेता है। एक दिन नीलिमा की कुछ सहेलियां घर आती है। अरे मेरा क्या है, जो बहू दे देती है मैं खा लेती हूँ, मेरे कोई नखरे नहीं है भाई। अंकिता थोड़ी थोड़ी देर में कुछ बनाकर लाती रहती है। अरे मम्मी जी, आपने ये परसों बनवाया था ना, ये बोलकर कि मेरे हाथ का अच्छा लगता है, ये लीजिए मैंने सबके लिए बना दिया। तुम तो कह रही थी कि तुम कुछ ज्यादा खाती नहीं हो, फिर तुम्हारी बहू नई नई डिशेस किसके लिए बनाती है? अरे उसको शौक है, अब बना बना खाना फेंक नहीं सकते ना, तो खा लेती हूँ। ये कहकर वो दोनों हाथों में पकोड़े भरकर खाने लगती है। अरे नीलिमा, पिछली बार मिले थे तो बढ़िया साड़ी पहनी हुई थी और गहने भी नए नए से थे। अरे अब बस उम्र के साथ ना कुछ भी नया लेने का मन ही नहीं करता। मेरी तो अलमारी खाली पड़ी है, मैंने तो सब बहू को दे दिया। अब उसकी उम्र है पहनने ओढ़ने की, मैंने तो अपने लिए ये बस 2 साड़ी निकाल ली। अंकिता रसोई में से सब सुन रही थी। वो देख रही थी कि उसकी सास सबसे कितना झूठ बोल रही है और भोली बन रही है, जबकि अंकिता उसे हर त्योहार पर साड़ी देती है और कभी कभी छोटा सा गहना भी आ ही जाता है मायके से। वो खड़ी खड़ी ये सब सोच रही थी कि सास की असलियत कैसे सामने लाई जाए। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वो ड्राइंग रूम में जाती है। नमस्ते आंटी, आप लोग अंदर आइए ना, जब से घर में नया काम करवाया है आप लोगों ने देखा ही नहीं। सब उठकर अंकिता के साथ जाने लगते हैं। वो सबसे पहले अपनी सास की अलमारी दिखाती है, जो नई नई साड़ियों से भरी पड़ी थी और सामने ही गहनों के 6-7 डिब्बे भी थे। अच्छा, ये तो तुम्हारी अलमारी होगी ना, इतनी नई नई साड़ियाँ तो तुम ही पहनती होगी। अरे नहीं आंटी जी, ये तो मम्मी जी की है। मैं हर त्योहार पर उनको एक नई साड़ी लेकर देती हूँ ना। और ये गहने भी नए नए हैं, देखिए मेरी मम्मी ने दिए थे मम्मी जी के लिए। अंकिता सारे गहने खोलकर दिखाने लगती है। नीलिमा के पास इतना सामान देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तुम तो कह रही थी नीलिमा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, ये तो इतना सारा सामान है। अरे हाँ, वो मेरा मतलब था कि मेरा मन नहीं करता पहनने का, कहीं घूमने फिरने भी तो नहीं जाते हम। अपने आप को बचाने के लिए वो एक और झूठ बोल देती है। थोड़ा समय बीतता है और नीलिमा अंकिता को सबके लिए नाश्ता लगाने को कहती है। मम्मी जी, नाश्ते से क्या होगा, मैंने आपकी फेवरेट होटल में टेबल बुक करवा दी है। होटल? नीलिमा, तुम तो कह रही थी कहीं आती जाती नहीं, फिर तुम्हारा फेवरेट होटल कहाँ से आ गया? नीलिमा कुछ नहीं बोल पाती, बस इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर में नीलिमा की सहेलियां चली जाती हैं। उनके जाने के बाद तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब सामान दिखाने की? क्यों मम्मी जी, मैंने कुछ गलत किया क्या? मैं तो अपना समझकर ही सबको सामान दिखा रही थी। अंकिता जानती थी कि उसकी सास अपनी सहेलियों के बीच झूठी पड़ गई, इसलिए उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। पर खुद अंकिता अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि उसने अपनी सास की पोल पट्टी खोल दी। बस अब उसे अपने पति समर को ये एहसास दिलवाना है कि उसकी मम्मी उसके सामने काम करने और भूखे रहने का नाटक करती है। एक दिन समर के ऑफिस जाती ही वो नीलिमा को एक के बाद एक नाश्ता बनाकर देती है। अरे बहू, आज तो कमाल ही कर दिया तुमने, कितना खिलाओगी? अरे खाइए मम्मी जी, खाइए खाइए। अच्छा, ये झूठी प्लेट्स तो ले जाओ। हाँ अभी ले जाऊंगी, आप वहीं सोफे के नीचे रख दीजिए ना। नीलिमा सोफे के नीचे ही प्लेट्स सरका देती है और पैर पसार के टीवी देखने लगती है। जैसे ही समर के आने का समय होता है वो बैठ जाती है। अरे अंकिता, चाय तो लाना। सुन बेटा, मेरे लिए भी लाने को बोल देना। क्यों माँ, आपने सुबह से कुछ खाया नहीं? नीलिमा ऐसा रोने जैसा मुंह बना लेती है जैसे कि बहुत भूखी हो। समर अंकिता पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी अंकिता समर और नीलिमा के लिए चाय लेकर आती है। हाँ माँ जी, आप वो आपके झूठे बर्तन उठाने के लिए कह रही थी ना, जो नाश्ता आप सुबह से कर रही हैं। रोज तो रख देती हूँ, आज पता नहीं कैसे ध्यान ही नहीं रहा। वो सोफे के नीचे से 6-7 प्लेट्स उठाती है तो समर की आंखें फट जाती है। आज तो 1-2 चीजें कम ही बनी माँ जी, नहीं रोज तो छोटी मोटी 8-9 तरीके की चीजें हो ही जाती है ना सुबह से। ये सुनकर समर समझ जाता है कि उसकी माँ उसके सामने और बाहर वालों के सामने एक पीड़ित सास बनने का बस नाटक करती है। बहू के स्वर। पूरा समय इस टुनटुने को तो ऐसे बजाती रहेगी जैसे इसके अलावा घर में कोई दूसरा काम बचा ही नहीं। अरे क्यों हर समय लठ लिए बेचारे के पीछे पड़ी रहती हो?
तुम्हारा सारा काम खत्म करके ही तो रियाज करने बैठती है ना। इतने में अरमान ऑफिस बैग लिए रिद्धिमा के पास आकर खड़ा हो जाता है। सुनो जरा, जल्दी मेरा नाश्ता और लंच तो लेकर आओ। अरमान की बात पर कोई रिएक्शन दिए बिना रिद्धिमा रियाज करती रहती है, जिस पर वो गुस्से में चिल्लाते हुए वही बात दोहराता है और रिद्धिमा सहम कर चुपचाप खड़ी होकर दोनों काम करने के बाद दोबारा रियाज करने बैठ जाती है। तुमने तो सच में हद कर दी। पहले काम करती नहीं हो और जब करती हो तो ऐसे जैसे कोई एहसान कर रही हो। इस शौक के लिए तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं भूल सकते रिद्धिमा। इन्हीं जिम्मेदारियों के लिए मैंने सालों पहले अपना और गुरुजी का सपना अधूरा छोड़ दिया था। बड़ी मुश्किल से एक बार फिर ये कॉन्फिडेंस आया है। इस बार पीछे नहीं हटूंगी और मैं जिम्मेदारियों से इनकार नहीं कर रही। पर क्या परिवार का मेरे लिए कोई प्यार, कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे गाने बैठे तो मुंह से 4 राग सही निकलते नहीं और जुबान चलाने के लिए देखो कैसा पटर पटर बोल रही है। घर वालों का अपने ऊपर जरा भी विश्वास ना देख रिद्धिमा शांत होकर सितार लिए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके पीछे उसके ससुर जी भी वहां आते हैं। बेटी, मुझे पता है संगीत तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि कभी भी कोशिश मत छोड़ना। बचपन से मुझे 2 ही चीजों से बेइंतहा प्यार है, बारिश और संगीत। बारिश तो घर वाले दिला नहीं सकते थे, इसलिए संगीत सीखना शुरू किया। वहाँ मुझे शास्त्रीय संगीत और अलग अलग रागों के बारे में पता चला। मैंने हर वो राग सीखना शुरू किया जिसे लोग कहते थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आज तक कभी अपने दूसरे प्यार को पूरा करने वाला मेघ मल्हार ठीक तरह से गा नहीं पाई। हमेशा उच्च स्वर खराब हो जाता है। कोशिश और उम्मीद, इन 2 का हाथ कभी मत छोड़ना, फिर दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं लगेगा। और ये लोग जो तुम्हें रोकना या पीछे खींचना चाहते हैं ना, उन्हें मम्मी या पति परमेश्वर समझकर बातों में मत आ जाना। वैसे भी तेरे पति ने परमेश्वर बनने लायक कोई काम नहीं किया है। ससुर की बात सुन रिद्धिमा हंसने लगती है। उसके अंदर आत्मविश्वास और बढ़ जाता है, जिसके बाद वो अपने कुछ तरीके बदलते हुए पहले से ज्यादा कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ रियाज शुरू कर देती है। अब चाहे जान जाए, पर मेघ मल्हार राग तो मैं सीख कर रहूंगी। काश गुरुजी मेरी हर गलती को सुधारने के लिए आज भी मेरे साथ होते। लेकिन मुझे भरोसा है वो जहां भी होंगे मुझे आशीर्वाद जरूर देंगे और मैं उनके विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। इसी के साथ रिद्धिमा दिन रात एक कर किसी की फिक्र किए बिना बस रियाज पर ध्यान देती है, जिससे सांस पहले से ज्यादा किलस जाती है। पहले इस गाने बजने के लिए बस काम चोरी करती थी, अब तो काम करना ही बंद कर दिया। रिद्धिमा, मम्मी ये सब क्या बोल रही हैं? क्या तुम्हें घर वालों को परेशान करने में ज्यादा मजा आ रहा है? क्यों हमेशा ऐसे काम करती हो जिससे सबको गुस्सा आ जाए? अरमान और अपनी पत्नी की बातें सुन इस बार ससुर को भी गुस्सा आ जाता है। दोनों माँ बेटे ने कसम खाई है क्या? ना जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। और तुम किन सब के गुस्सा होने की बात कर रहे हो? मुझे तो बहू के गाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम दोनों से जरूर है। इसलिए अगर इसके बाद किसी ने बहू को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति को गुस्से में देख सास चुपचाप वहां से चली जाती है, जिसे देख अरमान भी अपने कमरे में चला जाता है। इसी तरह समय बीतने लगता है और देखते ही देखते सावन का मौसम आ जाता है। एक दिन रिद्धिमा घर के आंगन में बैठी मेघ मल्हार राग का रियाज कर रही होती है और तभी बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख रिद्धिमा खुशी में चिल्लाते हुए सब घर वालों को बुलाती है। देखिए पापा जी, मम्मी, अरमान, मैंने कर दिखाया। आज मैंने गुरुजी का सपना पूरा कर दिया। गुरुजी का नहीं, अपना भी। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम कर लोगी। मुझे तुम पर गर्व है बहू। तुम अपनी म्यूजिक क्लासेस क्यों नहीं खोल लेती? अरे ये तो सावन का मौसम है और बारिशें आना लाजमी है, तो दोनों ससुर बहू बेफिजुल में इतना उछले नहीं। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हैं। इसमें रिद्धिमा का कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज आप इसे बेकार ही झूठ बोलकर सर मत चढ़ाओ। बहुत ड्रामा हो गया, दोबारा मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। सूरज चढ़े आसमान में अचानक बारिश आ जाना तुम्हें इतना नॉर्मल लगता है? तुम्हें मेरे टैलेंट की कदर नहीं करनी तो मत करो, पर मेरे संगीत को कुछ नहीं बोल सकते तुम।
इसी के चलते दोनों पति पत्नी में संगीत को लेकर महाभारत छिड़ जाती है, जिस वजह से बारिश का मजा लेने के बजाय रिद्धिमा का पूरा समय अरमान के साथ उसे समझाने में निकल जाता है। और जब तक सब शांत होते हैं बारिश बंद हो जाती है। ये देखकर रिद्धिमा उदास हो जाती है। मैंने जिसके लिए इतने साल इंतजार किया वो मेहनत आज सफल भी हुई, तो तुम्हारी वजह से मैं उसे पल भर सुकून से महसूस भी नहीं कर पाई। तुम्हें तो पूरा भरोसा है ना कि बारिश तुम्हारे गाने की वजह से आई थी। तो ठीक है, मैं तुम्हें कल का पूरा दिन देता हूँ, गा लो अपना सारे गामा और बुला लो बारिश। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं खुद तुम्हें म्यूजिक एकेडमी खोल कर दूंगा। अपने आप को सबके सामने साबित करने का मौका देख रिद्धिमा उसे तुरंत मंजूर कर लेती है और अगली सुबह दिन चढ़ते ही सब आंगन में आकर बैठ जाते हैं, जहां रिद्धिमा सितार लिए गाना और संगीत शुरू करती है। लेकिन ये सब उसे जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। इसी तरह सुबह से रात हो जाती है, लेकिन मौसम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, आज तो इतनी बारिश हुई कि मैं डूबते डूबते बची। तुमसे ना हो पाएगा रिद्धिमा। अच्छा रहेगा कि अगर जल्दी अपनी बहू वाली ड्यूटी संभाल लो। बात एक पूरे दिन की हुई थी ना, और 12 बजने में अभी बहुत समय है। अभी भी रिद्धिमा का कॉन्फिडेंस देख सास और अरमान हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं, जिसके बाद सब कुछ देर आराम करने के बाद डिनर करके दोबारा आंगन में पहुंच जाते हैं और रिद्धिमा एक बार फिर पूरे जोश, हिम्मत और प्यार के साथ गाना शुरू करती है। हे भगवान, इस बार सब कुछ अच्छा करना। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मेरी कैकेयी जैसी पत्नी बेचारी बहू का घर में सांस लेना तक मुश्किल कर देगी। रिद्धिमा धीरे धीरे उच्च स्वर की तरफ बढ़ती है, जिसे सुन अरमान का ध्यान भी उसकी तरफ खींच जाता है। अब सब ध्यान और शांति से रिद्धिमा को सुनने लगते हैं, जिसके कुछ ही देर में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर अरमान और सास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। I can't believe this। मुझे ये संगीत और ऐसे राग जिनसे बारिश हो जाए बेकार लगता था, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मैं संगीत और तुम्हारे बारे में कितना गलत था रिद्धिमा। अब वादे अनुसार अरमान रिद्धिमा को उसकी म्यूजिक एकेडमी खोल कर देता है और उसी के साथ दोनों माँ बेटे को संगीत के साथ रिद्धिमा के सपनों की अहमियत भी समझ में आ जाती है और वो उन सब की इज्जत करने लगते हैं।